ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाजरा। नाज़रीन, हम सब के घरों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होते हैं जिन्हें हम बहुत संभाल कर रखते हैं, जैसे आपका राशन कार्ड या बैंक का पासबुक या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स या आपके जायदाद, आपकी ज़मीन के पेपर्स या पासपोर्ट। नाज़रीन, पासपोर्ट जो एक्चुअली है ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसी डॉक्यूमेंट के ज़रिए अगर आप कभी मुल्क से बाहर जाना चाहते हो तो यही डॉक्यूमेंट आपको वो सारी सहूलियात फैसिलिटेट कराता है। और अगर आपके पास पासपोर्ट ना हो तो आपका बाहर जाना, मुल्क से बाहर जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पासपोर्ट से मुतल्लिक ही बात करेंगे और हमारे आज के इस एपिसोड के मेहमान हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर एंड लद्दाख श्री ब्रिजभूषण नागर साहब। जी नमस्कार। आदाब सर। यू वेलकम सर। जी सब, जैसे आपने बताया कि आईडी के लिए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जी और पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट। इसमें मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पासपोर्ट इज ए इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट। ट्रू। जैसे अगर आप बाहर कहीं अब्रॉड गए हैं या जा रहे हैं तो वहां कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं पूछेगा, पासपोर्ट पूछेगा, सिंपली पासपोर्ट। तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और मेरा ये मानना है कि सबके पास होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि संभाल कर जो हम रखते हैं बाकी अपनी क्वालिफिकेशन, तो इसको भी बड़े संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जानना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 साल में जी जो लोग पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं जी, क्या कोई चेंजेस आई हैं पासपोर्ट हासिल करने में? देखिए, अगर तो आप यूटी और जेएंडके के बारे में बात करना चाहते हैं सही, तो सही आपको ये बताऊं कि जो पासपोर्ट ऑफिस है दैट इज ऑलरेडी गवर्न्ड बाय द एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो उसका जेएंडके स्टेट से या उससे कोई लेना देना नहीं है जी। हमारी फंक्शनिंग सेम है जैसे पहले थी। हाँ, उसमें कई सारी चेंजेस आई हैं कि जैसे पहले आप ये देखें कि 16 के करीब कॉलम होते थे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा। फिर वो 9 हो गए, अभी 6 हो गए। एक सबसे बड़ी चेंजेस आई है कि जैसे कोई आदमी कश्मीर का है और वो बाहर नौकरी कर रहा है, आप ये माने जलंधर कर रहा है या अमृतसर कर रहा है जी, तो उसको पासपोर्ट बनवाने के लिए कश्मीर आना पड़ता था। अभी उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी कि एनीबॉडी कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आप विजिट पे गए हैं, घूमने गए हैं, वीकेंड पे कहीं गोवा गए हैं या उधर गए हैं, यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर आल्सो। तो एक सबसे बड़ा ईज आया है इसमें ऑनलाइन से। जी ऑनलाइन से। ऑनलाइन तो हमारा 2016 से था जी, लेकिन ये जो चेंजेस आ गई जी, ये जो चेंजेस आ गई हैं इससे बहुत ज्यादा ईज हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना है, वो डॉक्यूमेंट लाना है। अभी क्या, सिंपली वी रिक्वायर 2 डॉक्यूमेंट्स, वन इज डेट ऑफ बर्थ एंड सेकंड इज एड्रेस प्रूफ। अब एक और एस्पेक्ट पे आता हूं, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पहले क्या होता था, जो आपका टॉप बॉस होता था उससे आपको एनओसी लानी होती जी जी। अभी गवर्नमेंट ने उसमें भी ईज किया। अभी क्या है कि एक नेचर एच आता है, जब आप अप्लाई करेंगे, हमारी साइट पे जाएंगे तो दैट इज प्रायर इंटीमेशन लेटर। आपको खाली अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं जी। तो मतलब सो मेनी चेंजेस। ट्रू ट्रू जी। अच्छा सर, ये जो पैंडेमिक का पीरियड रहा पिछले 1-1.5 साल में, तो इस दौरान आप काम करते रहे या आप भी आपके वहां पर क्राउड की कमी हो गई या कुछ? देखिए, मैं मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। को बताता हूं, पता क्या होता है कि लोग बहुत समझदार हैं। अभी उस टाइम क्या हुआ, पैंडेमिक में ऑफिस तो बंद थे। अच्छा। हमारा ऑफिस खुला था।
क्योंकि हमारे जो एएस सर थे सेक्रेटरी साहब, तो उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि ऑफिस अगर खुला है, पब्लिक कम आ रही है, तो आप ये काम करो कि जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करो। तो एक तो हमने वो 25-30 हजार इश्यूज थे जो क्लियर करे उस टाइम पे जी। सेकंड, लोगों को ये था कि अब अपनी ऑफिस जाना नहीं है, रश कम होगा तो क्यों ना पासपोर्ट वाला काम पूरा कर ले। जी। तो हमारे पास काम चलता रहा और हमने बिल्कुल स्मूथली उसमें, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K, जो फर्स्ट डिसइंफेक्शन टनल थी कोविड की, उसमें सैनिटाइजर के लिए सबसे पहले उन्होंने हमारे ऑफिस में लगाया कि जो भी आएगा उसको पहले डिसइंफेक्ट करके उसके बाद में अंदर जाए। नॉर्मली तो आने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है। नहीं, सब ऑनलाइन है, बट फॉर बायोमेट्रिक, फॉर फोटो सेशन नहीं, वो जो अब आप उनको बुलाते हैं तब नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन यू आर सपोज टू पे द 1500 रुपीज। उसके बाद में क्या है, ऑटोमेटिकली आपको एक स्लॉट मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में हमारे पास पेंडेंसी नहीं है, आप आज अप्लाई करते हैं तो आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अच्छा। तो कल की अपॉइंटमेंट में आपको बता देंगे कि आपने सुबह 11 बजे आना है, 9:30 आना है या 3 बजे आना है। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम से, ताकि ज्यादा रश ना पड़े, सबको टाइम भी अलॉट किया जाता है, जी। उसको डेट भी दी जाती है सर। अच्छा सर, ये जो पासपोर्ट्स होते हैं जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एवरीबडी शुड हैव पासपोर्ट? देखिए, या जब आदमी को बाहर जाने की जरूरत पड़े तभी वो कोशिश करे? मंजूर साहब, मैं तो पुरजोर अपील करूंगा। क्यों, मेरे पास क्या होता है, अभी मैंने कई बार कई ऐसे इश्यूज आए हैं जो हमने बाद में एमिकेबली सॉल्व करे। लोग जब जरूरत पड़ती है तब आते हैं कि मेरा पासपोर्ट बनवाओ। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, जैसे हमारा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जैसे हमने शुरू में बात की, जी जी, तो एवरीबॉडी मस्ट हैव द पासपोर्ट। वो ये ना सोचे कि मैंने कहां जाना है। अभी यहां पे आप ये देखें कि जैसे हज का है, तो मैंने जब ज्वाइन किया यहां पे, तो हज का इतना हाल खराब था, लोग अप्लाई करते थे, अब उनको पता नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग लोग जाते हैं जी, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। जी जी, उनको ये नहीं पता मेरा पासपोर्ट वैलिड है नहीं है क्या है, उनको खाली ये मेरा पासपोर्ट है। पहले तो मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब फिर वो जब उनका पैसा, एक तो देखो 3-4 लाख रुपए उसका जमा हो जाता है जी। अब वो देखता है तो हज कमेटी वाले कहते हैं भाई आपका पासपोर्ट तो वैलिड नहीं है। अब उसको दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना है, फिर वेरिफिकेशन, ये वो। तो अगेन आई विल थैंक टू द मिनिस्ट्री। हमारी मिनिस्ट्री इतनी एक्सटेंड तक गई है ईज करने में कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। अभी हमने उसमें क्या किया, मैंने जब ये सर से, उन्होंने बोला कि आप इसमें ऐसा करो कि इनको तत्काल कैटेगरी में लो, 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ एडिशनल फीस, एंड इशू इन तत्काल कैटेगरी फॉर द हज वैलिडिटी। अच्छा। अब उसमें क्या होता है, देखिए हाजीज जो हैं वो इतने खुश हैं कि उनको पता है कि अगर मुझे हज में जाना है तो मुझे 2 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा। और अगर मेरा 5500 रुपया खर्च हो रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जा रहा है, किसी दलाल के पास नहीं है, किसी बंदे के पास नहीं। सही बात है। तो दैट इज ईज जो गवर्नमेंट ने यहां पे की। क्योंकि आप ये देखें कि आरपीओ इज गवर्नड बाय द चीफ पासपोर्ट ऑफिसर, मेरे सेक्रेटरी साहब गवर्न करते हैं, मुझे भी उनसे पूछ के चलना है जी। बट इतनी लिबरल एमईए आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए आप ये देखें कि इन्हीं चीजों की वजह से लास्ट ईयर आई गॉट द बेस्ट पासपोर्ट अफसर अवार्ड इन इंडिविजुअल रिकॉग्निशन। जी जी। और पासपोर्ट हर बंदे को बनवाना चाहिए। मैं इस बात को फिर आपके माध्यम से कहूंगा कि आप शुरू में, अब किसी को यह है कि 12th के बाद बच्चे को मैंने बाहर भेजना है, तो आप क्यों वेट करते हैं कि वो 12th पास करेगा तो मैं अप्लाई करूंगा? आप 10th में ही अप्लाई कर दो। ट्रू। कि अगर थोड़ा उसका वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है या किसी इशू में लगता है तो आपका पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का आइडिया आ जाता है, मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि प्री प्लान नहीं होता, कोई उम्रा पे जाए, सडनली आज उसको आइडिया आ गया कि मैं उम्रा पे चलता हूं, या उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त कहता है चलो साथ चलते हैं। अब पासपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है उसकी, तो उम्रे के लिए आप क्या कुछ फैसिलिटेट करते हैं उनको इमीडिएटली? कुछ नहीं, देखिए उम्रा के लिए मैं नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें जो रूल्स जो परमिसिबल हैं, जिसमें मुझे गवर्नमेंट से परमिशन मिली है। हज के लिए तो हज के लिए करता हूं, हज के लिए, क्योंकि हज कमेटी के पास उसका नाम होता है, सब कुछ होता है,
तो उधर से हज कमेटी से वो लेटर लेके आते हैं। अब ये देखिए, कश्मीर में आपको पता है मिलिटेंसी प्रोन है। जी जी। अब बिना सीआईडी वेरिफिकेशन के आप हर बंदे को पासपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बारे में हम लोग पुलिस अथॉरिटी तो है नहीं जी। अब किसी आदमी के बारे में वो क्रिमिनल है नहीं है, या मिलिटेंसी रिलेटेड है या नहीं है, ये भी हमको नहीं पता है जी। तो उसके लिए वेरिफिकेशन मस्ट है। लेकिन हज पर्पस के लिए हज वैलिडिटी वाला हम 100% पासपोर्ट देते हैं। 1-2 दिन में ही दे देते? 2 दिन में, मैक्सिमम 2 डेज। 2 दिन में मैक्सिमम 2 डेज। सर, ये जो ऑनलाइन पासपोर्ट करते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं लोग जी, क्या उनका रजिस्टर होना जरूरी है आपके पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन जाना है तो आपको हमारी साइट पे जाना ही पड़ेगा जी। ठीक है। और जब आप हमारी साइट पे जाएंगे, आप उसमें अपना मेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आपका, तो ही आप आगे उसमें बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने जो पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन करनी है। जो आपने 1500 रुपीज पे करने हैं वो भी आपने ऑनलाइन करने हैं। ये सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है। देखिए मंजूर साहब कि उसमें करप्शन जो है 0 टॉलरेंस पे। सर, काफी सारे लोग अनपढ़ होते हैं जिनको ये कंप्यूटर वगैरह तो नहीं आता, उनके लिए तो कोई सुविधा होगी? देखिए, हमने कियोस्क लगा रखे हैं, 2 मशीनें लगा रखी हैं हमने स्पेशली। हमारा जो पीएसके है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, हमने उसमें 2 मशीनें लगा रखी हैं। किसी को भरना नहीं आता तो हम अपना आदमी साथ में लगा के कहते हैं कि आप इसकी मदद करो। अच्छी बात। अगर किसी को नहीं समझ आती है तो हम उसको क्लियर बोलते हैं, क्योंकि पता क्या होता है, देखिए आगे क्या था कि टोट सिस्टम ऑल ओवर इंडिया था, ट्रैवल एजेंट ऑल ओवर इंडिया थे। तो उन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिए थे। क्योंकि आजकल देखिए, अब बच्चे तकरीबन मोबाइल पे हैं और एंड्रॉइड फोन हैं। जी जी। मैं अभी तो पीछे कोरोना वगैरह का था, उससे पहले मैंने एक कैंप लगाया था गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कारगिल में। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने सर यहां इतनी दूर आके क्यों कैंप लगाया? तो मेरा उस टाइम पे भी ये था कि अगर एक बच्ची या एक बच्चा अवेयर हो जाता है एक फैमिली में, तो एटलीस्ट वो अपनी पूरी रिश्तेदारी में 10, 20, 50 लोगों को भी अवेयर करेगा। बिल्कुल सही। और अगर अपने मोबाइल पे लोग भरेंगे तो फिर तो सब कुछ खत्म। अच्छा सर, कितने पासपोर्ट आप तकरीबन डेली इशू करते हैं? देखिए, हमारे पास जो डेली स्लॉट है जो श्रीनगर का खाली, वो है 450 पर डे, प्लस पीसीसी पासपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, अदर चीज है। फिर उसके बाद हमारे पास पीओपीएस के अनंतनाग है, बारामूला है, लद्दाख है जी। तो 100 एप्लीकेशन वहां पे है। तो आप ये माने कि अगर एप्लीकेंट आता है तो डेली 800 के करीब फुटफॉल है। जी जी। 800 के करीब हमारे पास फुटफॉल है। सर, ये जो जब पासपोर्ट आदमी का बनता है तो आप उन्हें बाई पोस्ट भेज देते हैं जी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको कॉल करें और वो पर्सनली आके ले जाएं? नहीं, देखिए उसमें ना 3 चीजें जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं फॉर जस्टिफिकेशन। एक तो बंदे ने अप्लाई किया जी, तो उसको वहां पे आना है, फिजिकल अपीयरेंस उसकी मस्ट है जी। सेकंड जो है उसकी वेरिफिकेशन मस्ट है, और थर्ड जो है वो डिस्पैच मस्ट है। जैसे क्या होता है, हमारे यहां नहीं है लेकिन कुछ स्टेट्स में क्या है कि इधर उधर से नेशनल आ गए हैं जी। अब वो एड्रेस किसी का दे देंगे, फेक भी हो सकता है उसमें, वो कोई और एंटी नेशनल भी हो सकता है जी। तो 3 पैरामीटर तीनों मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो जो पासपोर्ट बाई पोस्ट जाएगा तो नेचुरली एड्रेस कंफर्म होगा। कंफर्म होगा जी। और उसमें एक सबसे बड़ा क्या है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक हमारी एसएमएस सर्विस है, अगर आप उसको चूज कर लेंगे साथ में तो हर स्टेप पे यू विल हैव ए मैसेज। अभी गवर्नमेंट ने देखिए एक और नया इसमें दिया था कि आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होगा उससे पहले भी आपको एसएमएस आएगा। अच्छा। कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, आप इसको दोबारा से रीइशू करवाएं। जी जी। उस प्रक्रिया को आप रीइशू करते हैं, रिवैलिडेशन नहीं होता? नहीं, रिवैलिडेशन नहीं होता। अच्छा सर, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है पासपोर्ट एप्लीकेंट के लिए, जी, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर है? ये कितनी टाइम में पुलिस को ये वेरिफिकेशन देना है? देखिए उसमें हमारे पास में क्या है कि आपको बताऊं, हम इसमें इंसेंटिव देते हैं पुलिस को। इसमें हर पासपोर्ट पे सीआईडी को, पुलिस को पैसे दिए जाते हैं अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करके हमारे पास भेजते हैं। उसमें हर प्रक्रिया में है कि अगर आप 3 दिन में देते हैं तो इतने पैसे,
21 दिन में देते हैं तो इतने पैसे, उसके बाद देते हैं तो बिल्कुल जीरो टाइप है, बहुत कम पैसा जाता जी। लेकिन मैं फिर एक बड़ी खुशी और फख्र से साथ करूंगा कि मैं चाहता था कि मैं जब यहां से जाऊं तो 2-3 चीजें यहां पे हो जाएं। उसमें एक स्टेप देखिए लद्दाख वालों ने कर दिया जी। करीब 3 हफ्ते पहले, क्योंकि मुझे ऐसे जाके कैंप लगाने पड़ते थे, अदालत लगानी पड़ती थी, तो उन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम सारा परचेज कर लिया। अभी उनकी वेरिफिकेशन हमारे पास में ऑनलाइन आ रही है। अब आप ये देखें लद्दाख से बाई पोस्ट आना, रास्ते का पता नहीं है, ये नहीं है, तो बहुत तंगी होती थी। तो ऑनलाइन जब आएगा तो नेचुरली अब ऑनलाइन जब वेरिफिकेशन आएगी, विल बी द फास्टेस्ट जी। और एक आध उसमें रहते हैं, जैसे मैंने लद्दाख अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करी है वहां SSP CID वगैरह को, एक हमारी एक मोबाइल ऐप भी है, पुलिस ऐप जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कई स्टेटों में जैसे आंध्रा है, तेलंगाना है, हिमाचल है, वहां सेकंड डे वेरिफिकेशन आती है, नहीं तो थर्ड डे वेरिफिकेशन आती है। वो चीज को भी वो आगे उसको फर्दर स्टेप पे जाने के उसमें प्रोसेस में है। और JNK पुलिस ने मेरी अभी लास्ट वीक SSP CID से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बोला कि नागर साहब हमने सारा सिस्टम प्रोक्योर कर लिया है। तो आप ये देखें कि ऊपर वाला मेरी बात को पूरा करे, नेक्स्ट वीक ये लोग भी सम पार्ट ऑनलाइन आ जाएंगे। अच्छी बात है। सर ये जो रीशू की आपने थोड़ी सी बात करी थी पहले कि पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जिसका एक्सपायर होने वाला है पासपोर्ट, एग्जिस्टिंग पासपोर्ट जी, उनके पास SMS जाता है कि साहब अब कोशिश कीजिए। बिल्कुल। अब रीइश्यू के लिए वही टाइम लगता है या उसी तरह से ये पुलिस वेरिफिकेशन होती है? सेम जैसे फर्स्ट टाइम पे है, क्योंकि हम पासपोर्ट वैलिड होता है 10 साल के लिए जी। तो 10 साल के बाद में वही वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको दोबारा नेचर एच लेके आना है, अगर रिटायर हो गया तो वो PP बुक या कुछ लेके आएगा डॉक्यूमेंट की, आई एम रिटायर्ड जी, क्योंकि वो प्राइवेट में आ जाएगा। जी जी। तो सेम प्रोसेस जो फर्स्ट इनिशियल में है वही 10 साल के बाद। कहीं ये तो नहीं कंफर्म करते हैं आपकी इस पासपोर्ट जितनी देर में उसके पास था कुछ इंटरनेशनल तो नहीं किया या कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया? नहीं देखिए, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। नहीं, मैं वही जो तो इंटरनेशनल वाला एस्पेक्ट है उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द बेबी ऑफ द पुलिस। ट्रू। एक मैं और पब्लिकली एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग इस चीज को ध्यान रखें। मेरे पास लोग आते हैं चिट्ठी लेके, मेरा हस्बैंड से झगड़ा हो गया या मेरा बीवी से झगड़ा हो गया तो इसके पासपोर्ट को ऐसा कर दो या ये कर दो। JNK में देखिए नोडल एजेंसी है स्पेशल DG CID स्वयं साहब, और उनके अंडर में SSP एंड अदर टीम। हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई बंदा एंटी नेशनल हो गया या फिर ऑनरेबल कोर्ट, अगर हमें ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है कि आप इसको इस तरीके से करें, देन वी विल डू। तो मेरा आमो अवाम से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीधे हमारे पास ना आए। अगर आपकी कोई किसी का शिकायत है या कुछ है तो आप स्पेशल DG साहब के पास जाए, ताकि उनके थ्रू रूट होगा तो हम करेंगे। सर कौन से ऐसे हालात हैं या सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें पासपोर्ट नहीं मिलता? देखिए मंजूर साहब, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि JNK में और लद्दाख में वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं, वो तो हो गया ना वेरिफिकेशन, उसके बारे में जो पुलिस की रिपोर्ट फाइनली आएगी। तो उसमें अगर कोई बंदा देखिए इंटरनेशनल या कोई नेगेटिव उसका आता है तो हाँ, उसमें आप नहीं पुलिस हमारे पास में सीधा लिख के भेजती है रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, 3 कैटेगरी में आती है उनकी। एक तो आती है रिकमेंडेड, मींस वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। एक आती है नॉट रिकमेंडेड कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू क्लियर द एप्लीकेशन। एंड थर्ड आती है कि वी अप्रूव टू इशू फॉर हज एंड उम्रा। तो आप ये देखिए कि हम लोगों का कॉपरेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए जो टाइम इतना पहले लगता था अभी वो नहीं लगता है। अच्छा नागर साहब, ये जो डेट ऑफ बर्थ आप जी लोगों का लेते हैं जी एप्लीकेशन में या ऑनलाइन जो भरते हैं, वो कौन सा डेट ऑफ बर्थ आप एक्सेप्ट करते हैं? मैट्रिक वाला
یا جو رجسٹرار برتھس کا ہے؟ देखिए, जब तो उसने एक बच्चे का आप अप्लाई करते हैं, उसने मैट्रिक करी ही नहीं है जी, तो फिर तो हमको उनको रजिस्ट्रार का ही लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर उसने मैट्रिक कर ली है तो फिर हम उसका मैट्रिकुलेशन का मानते हैं, क्योंकि उसके बेस पे पासपोर्ट दो किस्म के होते हैं, जैसे एक इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, एक इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो मैट्रिक के बाद में जो 18, क्योंकि आपको मैं एक चीज और, आम आवाम को शायद नहीं आइडिया होगा, एक हमारा डिपार्टमेंट होता है प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स। जैसे जो लोग यहां से बाहर जाते हैं, तो अगर ईसीएनआर में है तो उसको कहीं रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, अगर वो मैट्रिकुलेट है। उसमें 3 पैरामीटर है। ये मैट्रिकुलेट वाले के लिए ईसीआर नॉट रिक्वायर्ड, ईसीएनआर है उसको, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। जी जी। और अगर वो मैट्रिकुलेट नहीं है तो फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी दूसरी जगहों पे भी रजिस्टर होना पड़ता है, क्योंकि वो जाके उसमें भी एक आम शहरी का गवर्नमेंट फायदा देखती है। आप देखा होगा कई बार मीडिया में आता है कि दुबई में, फलां कंट्री में, ढिकाने कंट्री में 10 लोग फंस गए। अब अगर वो कहीं रजिस्टर ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो हम कैसे मदद करें जी। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे एमई का एक पार्ट है प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स, जो इस तरीके से काम करने जाते हैं, तो दे आर सपोज टू इंडोर्स देयर, मतलब लेबर क्लास एक्चुअली नॉर्मली वही होते हैं। जी। अच्छा नागर साहब, कास्ट होती है हर आदमी की जनरली जी, कुछ ना कुछ, क्या ये कास्ट लिखना जरूरी है आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म में? क्योंकि काफी लोगों में एक रुझान सा चल पड़ा है कि लोगों ने कास्ट लिखना, काफी सारी पॉपुलेशन ने कास्ट लिखना बंद कर दिया है। नहीं देखिए, मैं कास्ट पे नहीं कहूंगा, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सरनेम जो उनका होता है, सरनेम। अब देखिए, इसमें बहुत सारे कंट्री, इन मेजॉरिटी बाकी कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्री जितनी भी मेजॉरिटी में हैं, वो आपका सरनेम नहीं है तो आपको वीजा ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा इसमें भी लोगों से सबमिशन है कि जब आप अप्लाई करते हैं जी, तो उसी टाइम पे ही आप अपना सरनेम रखें जी। क्योंकि लास्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए अभी हम लोगों ने बहुत ईज किया है। जैसे आपका नाम है मंजूर खान जी, ठीक है, आप खाली लिख देते हैं मंजूर अहमद और आपने जाना है यूएस से। अब वीजा वाले आपको कह देते हैं कि नहीं, बिना सरनेम के हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। जी। तो अब आप उसमें फंस गए। एक्चुअली मेरा इंटेंशन यही था कि अच्छा, इससे आगे प्रॉब्लम तो होती है सरनेम ना होने से। नहीं 100% प्रॉब्लम होती है उसमें। हालांकि हमने फिर इजी किया है, लेकिन उसके बाद उसको 2 न्यूज़पेपर में देना है, लोकल और नेशनल में। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट चाहिए, 2 फोटो आईडी प्रूफ और चाहिए उसी नाम। वो तो बाद की बात हो गई जब आप फंस गए, जब फंस गए तो जी। लेकिन अगर आपने पहले ही उसमें कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जी 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 जी। इसलिए मेरी सबमिशन थी कि जो भी भरे, जब भरने के टाइम पे ही आप अपना सरनेम जरूर रखें। नागर साहब, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है आपकी लैंग्वेज में? देखिए, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आपके केस में एफआईआर है, ठीक है, आपका पुलिस केस चल रहा है जी, और आपने बताया नहीं, आपका एड्रेस कहीं और है, आपने बताया नहीं, आपकी शादी हो गई है, आपने बताया नहीं। मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं जहां सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साबित होता है एप्लीकेशन में? देखिए, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारा पेनल्टी सिस्टम बहुत बड़ा था, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 एंड दैट्स अप टू 1 लाख रुपये, ठीक है। वो भी अभी रिवाइवल के लिए लॉ मिनिस्ट्री गया हुआ है, अब उसमें कितने बढ़ते हैं या कितने कम होते हैं जी, दैट डिपेंड्स ऑन द मिनिस्ट्री। नागर साहब, जब लड़कियों की शादियां होती हैं फीमेल्स की, तो उनका रेजिडेंस भी चेंज होता है और सरनेम भी नेचुरली फिर चेंज होता है जी। अब उसका पासपोर्ट ऑलरेडी हो जी, तो ऐसी सिचुएशन में वो लेडीज जिनकी शादी हो गई वो क्या करें? उसमें उन्होंने एक दोबारा रीइशू में अप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखना है इन चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स। अच्छा, तो वो अपना जो मैरिज तो सर्टिफिकेट, इस तरह के क्लास हैं वहां पे? हाँ जी, चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स में आएंगे कि मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड का नाम इसमें आएगा, तो उसमें जो उसका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको लेके उसको बता सकते हैं। दैट इज सो सिंपल। अच्छा, मतलब उसमें का ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मामला नहीं जी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। सर, जो आपका ये पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आप देते हैं जी, बहुत साल पहले की बात है, या शायद आजकल ना हो रहा हो या हो भी रहा हो, जी। डुप्लीकेट पासपोर्ट्स मार्केट में आए थे, बाद में पकड़े भी जाते थे कई लोगों पर।
جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس میں سیفٹی فیچرز کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ بہت سارے سیفٹی فیچر ہیں جو میں نہیں بتا پاؤں گا پبلکلی آپ کو نہیں بتا. لیکن کچھ ہوتے ہیں. ہاں بالکل ہوتے ہیں 100%. ایک بار کوڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بار کوڈ ہوتا ہے اس میں نے بولا نا کافی کچھ ہے. دیکھیے ابھی جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میری ایئرپورٹ کی سروس بھی کافی ہے, امیگریشن کی بھی ہے, ویجیلنس کی بھی ہے. آپ میرے پاس پاسپورٹ لائیں گے تو میں آپ کو ایسے ایسے کر کے بتا دوں گا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو وہ چیزیں ابھی نہیں ہیں. جی ہاں وہ نہیں ہے کافی دیر تک. وہ چیزیں ابھی نہیں ہیں کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. کورونا وائرس کی دوسری لہر میں بچوں میں بھی اس کے اثرات سامنے آئے. بچوں میں جلد شناخت اور ابتدائی علاج سے ہی انفیکشن کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے.